नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। बागेश्वर उपचुनाव के लिए कल यानी 5 सितंबर को जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। नतीजे 8 सितंबर को आएंगे, लेकिन इससे पहले एक पत्र खूब सुर्खियां बटोर रहा है। अमूमन विपक्ष की ओर से प्रताड़ना और चुनाव प्रभावित करने जैसे आरोप सत्ताधारी दल पर लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार आरोप सत्ता पक्ष बीजेपी द्वारा लगाए गए हैं। दरअसल केंद्र से भेजे गए ऑब्जर्वर राजेश कुमार की भूमिका पर बीजेपी ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसे लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि केंद्रीय ऑब्जर्वर राजेश कुमार बीजेपी कार्यकर्ताओं का चिन्हीकरण कर उन्हें प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। महेंद्र भट्ट ने अपने जारी किए गए पत्र में ये तक कह दिया है कि केंद्रीय ऑब्जर्वर राजेश कुमार कांग्रेस के सक्रिय सदस्य की भूमिका में नजर आ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साधा है। हरदा ने लिखा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जिला अध्यक्ष ने चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक को धमकी देते हुए हटाने की मांग की, ताकि पर्यवेक्षक को निर्भीकता से कदम उठा रहे हैं उन्हें दबाव में लिया जा सके। भगवान बागनाथ किसी के अहंकार को स्वीकार नहीं करेंगे, बागेश्वर जीतेगा। हाँ, देखिए जो मुख्य पर्यवेक्षक आए हैं वो मुझे लगता है कि बिहार सरकार में सर्विस करते हैं और एक प्रकार से उनकी जो गतिविधियाँ हैं वो संदेहास्पद है। और कल ही हमने रात में ही जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनको हमने शिकायती पत्र भेजा है कि इस प्रकार से एक पार्टी विशेष के लिए प्रचार करने की मंशा से जब कोई व्यक्ति चुनाव आयुक्त बनकर आता है या चुनाव पर्यवेक्षक बनकर आता है तो उसमें प्रश्न खड़े होने बहुत आवश्यक है। जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ता अनावश्यक रूप से वहाँ प्रताड़ित करने का उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है, यहाँ तक कि प्रत्याशी घर घर के अंदर जाने का कुछ चेष्टा उनके द्वारा की जा रही है, ये सब एक प्रकार से संदेहास्पद लगता है और हमने कल इसकी शिकायत की है। जहाँ तक प्रश्न है, जो केंद्रीय ऑब्जर्वर वहाँ पर आए थे उनके द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके उनका उत्पीड़न किया जा रहा था और ज़बरदस्ती बिना किसी काम के उनको रोका जाना, उनके काम में व्यवधान पैदा करना, ये सारे विषय सामने आए। इसलिए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने उनकी शिकायत करी है और निश्चित रूप से हम उम्मीद करते हैं कि उनकी शिकायत पर चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। ये चुनाव बहुत पारदर्शिता से हो रहा था। जनता पूरे मनोयोग के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सुन रही थी। मुख्यमंत्री जी के द्वारा रोड शो वहाँ पर किए गए, बैठकें की गई है और जनता के बीच में सरकार के द्वारा जो काम किए गए थे उन कामों की जो लोकप्रियता है उन सभी से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक माहौल वहाँ बना है। सत्तारूढ़ दल ने अपनी हार पहले ही मान ली। आप देखिए कि इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि सत्तारूढ़ दल इस तरह का पत्र मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे कि हमारे साथ गड़बड़ हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और विपक्ष को सहयोग कर रहा है पूरा सिस्टम या शासन प्रशासन। इस तरह का बेतुका और हास्यास्पद पत्र जो महेंद्र भट्ट ने प्रदेश अध्यक्ष भाजपा ने लिखा है वो अपने आप में इस बात की तस्दीक करता है कि कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है बागेश्वर के अंदर। हम क्योंकि भाजपा की तरह अहंकारी नहीं हैं तो हम नंबर गेम्स में नहीं पड़ेंगे कि हम कितने से जीत रहे हैं या हम प्रचंड बहुमत ला रहे हैं या हम करारी हार भाजपा को देने वाले हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि बसंत कुमार बहुत ही मजबूत स्थिति में है। जन जन की आवाज़ बागेश्वर की है और बागेश्वर इस बार बसंत कुमार पर दांव खेलकर परिवर्तन का मन बना चुकी है। अभी इस संबंध में हम लोग को डीएम से बातचीत किया है। जो ऑब्जर्वर का कमीशन के द्वारा जो गाइडलाइन दिया जाता है, जो उनका ऑब्जर्वर का रिपोर्टिंग फॉर्मेट है, जो ऑब्जर्वर जो काम करता है उनका निर्देश कमीशन के द्वारा दिए गए गाइडलाइन के अनुसार ही काम किया जाता है। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि कल मतदान का दिन है। इससे पहले ही एक पत्र जो है खूब वायरल हो रहा है और ये पत्र विपक्ष द्वारा नहीं, इस बार सत्ता पक्ष द्वारा लिखा गया है, वो भी चुनाव आयोग को। और ये कहा गया है कि जो ऑब्जर्वर केंद्र द्वारा भेजे गए हैं वो कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने और बीजेपी को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। सत्यवीर सिंह चौहान भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, संदीप चमोली कांग्रेस प्रवक्ता हैं, राजेंद्र बिष्ट जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं,
हैं लाइव और डॉक्टर पंकज पेनोली यूकेडी प्रवक्ता हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यवीर जी, ये तो आपने गेम ही पलट दिया। अभी तक बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही थी प्रताड़ना का, अब जो है आप ही लोगों ने जो है आरोप लगा दिया। आखिर माजरा क्या है? शॉर्ट में पहले आपका वक्तव्य लूंगा। दिव्य दर्शनी जी, आपका धन्यवाद। दिव्य दर्शनी जी, पहले तो कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष ने जिस प्रकार से बयान दिया है, मैं तो एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। उनके बयान का किसी प्रकार से, जिस प्रकार से उनकी नैतिकता के आधार पर और उनकी नैतिकता पर तो मैं किसी प्रकार का प्रश्न भी नहीं उठा सकता, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक पहुँचे हैं। मगर आपने सम्मान के साथ जब चर्चा में बुलाया ही है, तो इसमें ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से वो चुनाव की घोषणा हुई हो, चाहे चुनाव से पहले हो, जब से भी उनको प्रदेश की भागदौड़ मिली है, कि प्रदेश अध्यक्ष के नाते उन्होंने उत्तराखंड के लगभग सभी प्रदेश अध्यक्ष के नाते सभी जगह तक कार्यकर्ताओं तक पहुंचने का काम किया है। बागेश और जो प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बोला भी है, उन्होंने कोई ऐसी राजनीतिक टिप्पणी नहीं करी, ना उन्होंने किसी संवैधानिक संस्था के ऊपर किसी प्रकार का आरोप लगाया। उन्होंने व्यक्ति के ऊपर जिस प्रकार की उनकी कार्यशैली है उसके ऊपर कहा होगा, और पूरे चुनाव में वहां पर रहे हैं तो उन्होंने जिस आधार पर उन्होंने देखा होगा उस आधार पर उन्होंने कहा है वो सब चीजें। ना तो किसी संस्था पे कहा उन्होंने, ना किसी राजनीतिक दल पे टिप्पणी करी उन्होंने, ना इस प्रकार का उन्होंने बयान दिया कि इस चुनाव में किसी तरह की कोई इस प्रकार की मंशा हो कि ये चुनाव खराब हो सके। उन्होंने जिस प्रकार से कहा है, जो आधारीय, जो उन्होंने एहसास किया होगा, जो उन्होंने आधारीय वहां पर जो देखा होगा, क्योंकि वो लगातार वहां पर जुड़े हुए हैं कार्यकर्ताओं के बीच में, तो उस आधार पर कहा होगा। और बागेश्वर में तो जिस प्रकार से बाबा बागनाथ की धरती है, पार्वती जी को जिस प्रकार से स्नेह और प्यार मिल रहा है, और आने वाले समय में उनको आशीर्वाद मिलेगा ही। मैं इसलिए भी कह रहा हूं कि हमारी जीत इसलिए भी सुनिश्चित है क्योंकि हमारी रिपोर्ट कोई दिल्ली से तो आती नहीं है। मैंने आपकी चर्चा में पहले भी कहा था, 2022 के जब चुनाव चल रहे थे, उसके परिणाम आ रहे थे, मैंने उस समय भी कहा था कि हम जीतने वाले हैं। क्यों जीतने वाले हैं उसका मैंने जो कारण उस समय बताया था, वही कारण इस समय बताऊंगा। हमारी जो रिपोर्टें आती है, बूथ से आती है, पन्ना प्रमुख से आती है, गली मोहल्ले में हमारा जो कार्यकर्ता दिन रात लगा हुआ है, उसके आधार पर हम समीक्षा करते हैं कि जब हमारे कार्यकर्ताओं के यहाँ से इतनी स्ट्रॉन्ग वॉइस आ रही है, उस आधार पे ही हम कहते हैं कि हमारी जीत क्यों होने वाली है। और सेम का सेम ट्रेंड अभी आपका जो बागेश्वर में है, बिल्कुल उसी आधार पर आगे बढ़ रहा है। हम एक बहुत अच्छी जीत की ओर बढ़ने वाले हैं। और जिस प्रकार से लगातार 2007 से 2022 तक एक जिस प्रकार से कीर्तिमान हमने स्थापित किया है, इस बार वो और बढ़ चढ़ कर कीर्तिमान स्थापित होगा। बिल्कुल। संदीप चमोली जी, आप क्या कहेंगे? अभी तक कांग्रेस कह रही थी हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, अब तो बीजेपी खुद कह रही है कि ऑब्जर्वर पर आरोप लग रहे हैं, हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। दिव्यदर्शनी, बेचारे महेंद्र भट्ट जी को भाजपा में प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी कथनी से आप ये सीधे सीधे समझ सकते हैं। जब बागेश्वर वो पहुंचते हैं, पहले तो सरकार उन्हें किन्हीं कार्यक्रमों में निमंत्रण नहीं देखती। देखिए, मुख्यमंत्री के कहीं मंच साझा करते हुए बेचारे आपको दिखेंगे नहीं। पहाड़ में कहते हैं ना, अकेलू बांदर, एक अकेला बंदर होता है, हेल्थी सा, वो पूरे जंगलों में घूमता रहता है, सब लोग उसे देख के भागते हैं, होता सबसे बड़ा वही है। वही स्थिति हमारे सत्ता दल भाजपा की है, वही स्थिति महेंद्र भट्ट जी की है। जब वो बागेश्वर पहुंचते हैं तो उनको अपनी जमीन जब खिसकते हुए दिखती है, मतलब हैरानी देखिए ना। आसानी से बड़े भाई ने कह दिया कि उन्होंने किसी पे आरोप लगाया, उन्होंने किसी संस्था पे लगा, किसी। अगर कोई व्यक्ति किसी संस्था का प्रतिनिधित्व हमारे राज्य में कर रहा है, तो अगर हम उसके कार्य क्षेत्र पे या उसके कार्य पे हम आरोप लगा, तो सीधा सीधा हम उस संस्था को चुनौती देने का काम करते हैं। दिव्यदर्शनी, जहां तक मैं समझता हूँ, महेंद्र भट्ट जी आए बगाए उठपटांग बयानों के लिए जाने जाते हैं। आप पूरा इतिहास उनका खंगाल लीजिए। उनको या तो मीडिया अटेंशन है, वो चाहते हैं कि मीडिया उनको छापे। पूरे चुनाव में आपने कहीं उन्हें दिखाया नहीं, पूरे चुनाव में मीडिया ने उन्हें कहीं दिखाया नहीं। पुष्कर सिंह धामी जी का रोड शो हुआ, बताइए। अगर कहीं महेंद्र भट्ट जी का रोड शो हुआ तो बताइए। संगठन से चलने वाली भाजपा अपने आप को संगठन वाली पार्टी कहती है, बताइए। पुष्कर सिंह धामी का रोड शो चला, बेचारे उस रोड शो में भी इनको ढूंढ पाना मुश्किल। कई तस्वीर में आप इनको ढूंढ सकते हैं। जब भाजपा को अपनी जमीन खिसकते हुए बागेश्वर में दिख रही है, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति पर जो उनको चोरी चकारी नहीं करने दे रहा है, जो चाहती है, जो जिस तरीके से भाजपा चुनाव लड़ती है, जो उनका चुनाव लड़ने का तरीका है, उस तरीके को जब वो व्यक्ति नहीं करने देता तो उस पर आरोप लगाने का काम करते हैं। इतने बड़े दल के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्हें आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, अगर उनके पास कोई सबूत है तो उनको सार्वजनिक करें। जो उन्होंने मात्र एक प्रार्थना पत्र निर्वाचन आयोग में दिया है, अगर आप इतने ही
स्पष्टवादी हैं, किसी की कार्यशैली पे आप निशान लगा रहे हैं, तो आप जो आपके पास जो भी सबूत हैं उन्हें आप मीडिया के सामने प्रस्तुत करें, जनता को बताइए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनकी पूरी कार्यशैली को देखिए, उनको मीडिया में छपास की बीमारी है। उस छपास की बीमारी के तहत उनके द्वारा ऐसे उठपटांग बयान समय समय पर दिए जाते हैं। और आगामी जो 5 तारीख के जो मतदान का दिवस बागेश्वर में है, बाबा बागनाथ की धरती तय कर देगी कि वो किन लोगों को चुनेगी। इन लोगों को जो अपने बच्चों को नौकरी लगाते हैं, या उन लोगों को जो आपके सेवक के रूप में आपके बीच काम करने का काम करेंगे। ठीक है डॉक्टर पेन्नुली, आप क्या कहेंगे, क्योंकि यूकेडी भी जो है वहां से चुनाव लड़ रही है, आप लोगों ने इस तरीके का कोई नज़ारा देखा है जिसमें बीजेपी को प्रताड़ित किया गया हो, उनके कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया हो? देखिए दिव्या जी, बीजेपी की सरकार प्रदेश के अंदर है और जिस तरीके से मशीनरियों का वहाँ पे पहले भी उपयोग हुआ, चाहे वो बॉबी पवार के केस में हो, चाहे वहाँ पे पोस्टर और बैनर फाड़ने वाली बातें हों, चाहे वो कार्यकर्ताओं के चालान करने वाली बात हो, वो सारी चीज़ें मशीनरी पहले से ही ऐसे प्रयोग कर रही थी। और जब जब विपक्ष ने ये मुद्दा उठाया, जब जब विपक्ष ने ये बोला कि वहाँ पे जो चुनाव आयोग के लोग हैं, वहाँ पे जो प्रशासन है, वहाँ पे जो प्रशासनिक अमला है, वो किसी के दबाव में काम कर रहा है, तब भाजपा के सारे प्रवक्ताओं ने बोला ये इनकी हार की बौखलाहट है, इन्हें हारता हुआ चुनाव सामने दिख रहा है, इसलिए ये सारी चीजें बोल रही हैं। और आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने उस बात के ऊपर मोहर लगा दी कि जो आज तक विपक्ष बोल रहा था वो बात सच है। हम तो माननीय महेंद्र भट्ट जी की बात को सच मान रहे हैं। ठीक है, चुनाव आयोग वाला जो है, चुनाव आयोग का जो कर्मचारी या जो अधिकारी यहाँ पे आके बात कर रहा है वो बिल्कुल सही है। अगर महेंद्र भट्ट जी की बात सही है तो बॉबी पवार के आरोप भी सही है, कांग्रेस का आरोप भी सही है और यूकेडी का आरोप भी सही है। अगर वहां पे मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है और सत्ताधारी बीजेपी को ये लग रहा है कि उनके, जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर अगर ऐसी बातें आ रही है तो विपक्ष की क्या बिसात। ठीक है, विपक्ष के कार्य उनके साथ तो कर ही रहे होंगे ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ। तो इसके लिए महेंद्र भट्ट जी का धन्यवाद कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है कि जो वहां पे चुनाव हो रहे हैं वो किसी दबाव के ऊपर हो रहे हैं, वहां पे दबाव बनाया जा रहा है और उन्होंने चुनाव आयोग के जो कर्मचारी वहां पे काम कर रहे हैं, जो प्रशासनिक अमला काम कर रहा है, वो एक निश्चित दबाव में और किसी प्रियजम्पशन के ऊपर काम कर रहा है। बिल्कुल, ये महेंद्र भट्ट जी ने वहां पे बता दिया है। और दूसरा इसका पहलू ये है कि जब जीतो तो मोदी, हारो तो राजेश कुमार। ये दो इनका अभी यहाँ से दो निशाने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ से दाग दिए हैं कि अगर हम हारे, जैसे भाजपा वाले बोलते हैं कि विपक्ष ईवीएम पे रोएगा, विपक्ष इस पे रोएगा, तो उन्होंने कहा पहले ही एक रास्ता निकाल लो जहां हम ये बोल सके कि ये थी कहानी। बिल्कुल। राजेंद्र बिष्ट जी, सर अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, आपका विश्लेषण क्या कहता है? ये तो राजनीतिक दल के अपने वक्तव्य थे, लेकिन वाकई में क्या स्थिति वहां पर बन रही है, चाहे कांग्रेस के आरोप हो और अब भारतीय जनता पार्टी का आरोप हो? नहीं, देखिए, जहाँ तक बात बागेश्वर उपचुनाव की है, एक चीज़ तो बहुत साफ है कि वहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ी टक्कर है। ठीक है, और अभी अभी अगर आप ये देखें कि किस तरह से जो वहाँ पे वोटर का जो किस तरफ झुकाव है, ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पार्वती देवी जी का भी वहाँ पे जो है थोड़ा सेंटिमेंटल वोट चल के लोग उनके साथ हैं, सेंटिमेंटली, और उस संवेदना उनके साथ है। और जहां तक बात यह है कि वसंत कुमार जी के साथ वहां पे सारा जो है कांग्रेस का जुमला मतलब वहां पे पहुंचा हुआ है और वहां पे जो है कांग्रेस जो है पूरी तरीके से काम कर रही है। अब रही बात राजेश कुमार जी के जो इलेक्शंस के वहां पे जो पर्यवेक्षक आए हैं, देखिए क्या है कि जब भी कोई मतलब पर्यवेक्षक आते हैं और थोड़ा सा वो सत्ताईस करते हैं तो नेचुरली वो हर एक पार्टी को दिक्कत होती है। इसमें पहले जो है कांग्रेस भी ये बात कह रही थी कि साहब उन्होंने रोका है, बीच में अभी क्या है कुछ वहां पे शराब और कुछ पैसे भी पकड़े गए हैं। तो ये तो बहुत कॉमन है हिंदुस्तान में, जो भी चुनाव होते हैं पैसे और शराब का चलता है। लेकिन अभी जो जिस तरह से जो है उन्होंने, ये कभी नहीं होता कि जब उपचुनाव में कि उन्होंने भाजपा के जो कार्यालय पे पर्यवेक्षक ने किस तरीके से जो है उन्होंने वहां पे सर्च चलाई, तो वो जो है थोड़ा सा बात जो है भाजपा को जो है खराब लगने लगी। और उन्होंने ये बात कही है कि साहब जो है जो निर्धारित समय है, जो जितने लोग हैं उस टाइम पे काम करें। तो नेचुरली जो है क्या होता है कि देखिए चुनाव होता है, चुनाव में अपने जो है एक
रूल्स एंड रेगुलेशन है और वो वायलेट होते ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर वायलेशन होता तो उसमें चुनाव रद्द हो जाएगा या कोई और चीज हो जाएगी। लेकिन जो मेन जो प्रॉब्लम है, मेन प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने सत्ताधारी जो है बीजेपी के ऑफिस में जाके वहां पे सर्च करी या वहां पे जाके जो है काफी जो कार्यकर्ता हैं उनको जो है बोला कि भाई आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो उनको नेचुरली, क्योंकि भाई इस समय सत्ता में है तो उनको थोड़ा सा बुरा लगा है और उन्हें इस बारे में लिखा कि भाई वो ये काम नहीं कर सकते। किसी के उसमें जाके जो है ऑफिस में जाके या घरों में जाके बिना कहे हुए जो है वो सर्च जो है कुछ करें, तो ये थोड़ा सा बात उनको जो है बीजेपी को बुरी लगी और ये बात की बात भी उन्होंने लिखा है। बट जहां तक और भी बातें हैं, नेचुरली वो मुझे लगता है जो भी अफसर हैं थोड़ा सख्त किस्म के, और राजनीति जरूर होती है सख्त किस्म के, उन्होंने कांग्रेस को भी कहा और बीजेपी को उन्होंने कहा, तो बीजेपी के में सत्ता है तो बीजेपी कैसे उसको बर्दाश्त कर लेगी। तो ये कुछ ऐसे बातें हैं जिस तरह से जो है ये लग रहा है कि इस तरह से जो है ये शुरू हुआ है और इसमें कोई हम ये सोचते हैं ये थोड़ा सा जो है उन्होंने जरूरत से ज्यादा जो है कुछ एक्शन लिया होगा, जिससे दोनों जो है पार्टी, पहले कांग्रेस बोल रही थी अब जो है बीजेपी बोलने लगी, तो ये जो दोनों चीजें, ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेरा आंकलन यही है कि इस तरह से वो होगा। सत्यवीर जी, बहुत अजीब सी बात है कि अगर कोई चुनाव होता है, सत्ता पक्ष, जनरली ये होता है कि अगर उपचुनाव है तो सत्ता पक्ष का जो प्रत्याशी है वो ही जीतता आया है। इस बार कुछ चेंज हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अमूमन ऐसा होना चाहिए था कि आपके ऑब्जर्वर आ रहे हैं तो ये दिक्कत कांग्रेस को होनी चाहिए थी, विपक्ष को होनी चाहिए थी। आप लोगों को क्यों हो रही है? क्योंकि चीफ इलेक्शन ऑफिसर को, षणमुगम को हमने सुना, उन्होंने कहा जो चुनाव आयोग की तरफ से ऑब्जर्वर भेजे जाते हैं बाय रूल्स काम करते हैं, तो आपके लिए तो अच्छा है ना। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगर अपनाई जा रही है तो क्या दिक्कत है? उसमें आप भी समान है, कांग्रेस भी समान है, यूकेडी भी समान है। ऐसा नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा, अभी जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे वहाँ पर आप देख लीजिए, जब चुनाव आयोग के पास हम गए कि इस प्रकार की गड़बड़ियां पाई जा रही है तो तमाम वहां से बदले गए। कईयों को, वहां तक के कई पुलिस अधिकारियों को से लेके कई वहां पर जो चुनाव में गए हुए थे, केंद्र की तरफ से गए हुए थे, कईयों को बदला गया। तो वो चुनाव आयोग अपने आप देखता। मैं फिर कह रहा हूँ, हम किसी राजनीति, हम संस्था पे, किसी संस्था पे बात नहीं उठा रहे हैं। जिस प्रकार से कांग्रेस, मैं चमोली जी भाई के बात से बड़ा, राजेश कुमार कौन है सर? इंडिविजुअल है। एक मिनट, राजेश कुमार कौन है? इंडिविजुअल है। मैंने फिर कहा राजेश कुमार कोई संस्था तोड़ना है सर? किसके द्वारा भेजे गए? राजेश कुमार के संस्था है, किसके द्वारा भेजे गए? आप ये बताइए सत्यवीर जी, आप कौन हैं? अरे मैंने आप आपको, भारतीय जनता के पार्टी के प्रवक्ता हैं या फिर आप इंडिविजुअल हैं? हम क्या लें आपको? आप ये बताइए ना कि मैं क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी हूं? आप ऐसे कह रहे हो, ये बताइए। तो भारतीय जनता पार्टी, अगर सुन तो लीजिए आप, अगर आप समझ रहे हो भारतीय जनता पार्टी मतलब कि नीचे से लेकर ऊपर जो पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, भारतीय जनता पार्टी है। कोई मैं तो एक व्यक्ति हूं, मैं तो व्यक्ति कभी जा सकता हूं। लॉजिकल बात कीजिए ना सत्यवीर जी। सुन तो ली, मैं भारतीय जनता आप पार्टी सरकार तक का पक्ष रखते हैं यहाँ पे डिबेट पे आके, आप सरकारी आंकड़ों का पक्ष रखते हैं, फिर आप कह रहे हैं कि मैं उन कामों का रखता हूं ना, मैं उन कामों का रखता हूं जो काम किया गया। मगर मैं आपको फिर उस चर्चा पे आ जाता हूं। संदीप चमोली जी ने कम से कम, मैं अब मानता हूं कि इन्होंने कम से कम किसी व्यक्ति पे तो विश्वास किया। पिछले 10 सालों में लगातार जिस प्रकार से इन्होंने कहा कोई भी संस्था काम सही से नहीं कर रही है, चाहे सुप्रीम कोर्ट से लेके, चाहे आप चुनाव आयोग से लेके, लगातार इन्होंने जिस प्रकार से वो प्रश्न चिन्ह उठाए, आज कम से कम मुझे सुकून होता है। किसी व्यक्ति पे, संस्था छोड़ दिया, किसी व्यक्ति पे विश्वास करना शुरू कर दिया। हमने कहा था कि धीरे धीरे आदतें पड़ेगी, क्योंकि सत्ता में इतना भोगा है इन्होंने, तो वो विपक्ष में रहते रहते कुछ समय दिक्कत आएगी। अब ये आ जाएंगे लाइन पे। बात आई कि इन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को बयानों को, तो अगर बयानों की बात होने लग जाएगी तो मैंने तो, चाहे रेखा आर्या का जिस प्रकार से करण मेहरा जी ने बयान दिया था, मैं आपके द्वार से याद नहीं दिलाना चाहता, चाहे उन्होंने कोटद्वार में बयान दिया होगा। अगर बयानों पे ही चर्चा करनी है तब तो फिर ये चंदन के डिबेट का समय ही कम पड़ जाएगा कि किस प्रकार के बयान दिए थे और किसको मीडिया में छपने की आदत है। और बात रही कि रोड शो में महेंद्र भट्टनी जी थे, हमारे चाहे नीचे का कार्यकर्ता हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सबकी ड्यूटियां अपने अपने जगह पे होती है। जहां पे उनको काम करने का दिया गया होगा वहां पे और काम कर रहे होंगे। अब अच्छा, ये तो है नहीं कांग्रेस की तरह भी सारे के सारे। सत्यवीर जी, वेस्ट बंगाल का एग्जांपल दिया, क्या सरकार आपकी है वेस्ट बंगाल में? नहीं, आप विपक्ष में है ना? आप विपक्ष में रहते हुए आपने चुनाव आयोग को पत्र लिखा, तो मैं यही तो पूछ रही हूं कि यहां पर विपक्ष को पत्र लिखना चाहिए था। आप लोगों को क्यों परेशानी हुई सर? विपक्ष ने तो शुरू से ही कह रहे थे कि हमारे तो वहां पर चुनाव हम हार रहे हैं,
तो किसको पत्र लिखेंगे? वो चुनाव वैसे ही हार रहे हैं। जब ये तमाम प्रवक्ताओं ने बोला कि कांग्रेस हमारा तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है सर। कांग्रेस ने कब कहा कि वो चुनाव हार रहे हैं? ये गोपेश्वर में भी कॉन्फिडेंस थे, 2022 में भी कॉन्फिडेंस थे, 2000 और चंपावत में भी पूरे कॉन्फिडेंस थे, हरिद्वार में भी कॉन्फिडेंस थे। इनके कॉन्फिडेंस की तो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता, इनका नहीं कर सकता कोई मुकाबला। अच्छा, आप लोगों के नारे भी बदल गए, आपके नारे भी बदल गए। पहले आप लोग कह रहे थे कि स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जो वहां पर काम किए हैं उसके बिना पे वोट मिलेंगे, लेकिन आपने पलट दिया। आप कह दिया बाबा बागनाथ की धरती पर पार्वती को वोट नहीं मिलेगा तो किसको मिलेगा? सर आप क्या चाहते हैं कि फिर भी आपने क्लियर कर दिया कि आप सिंपैथी के बेस पे वोट ले रहे हैं? अच्छा, अगर सिंपैथी की आप बात कर ले, मैं एक दिन पहले आपकी चर्चा में था, ममता राकेश की छोड़ दीजिए, सुमित हृदय की छोड़ दीजिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मैं बताऊं सिंपैथी की बात कर रही हूं, मुझे या तो सुन लीजिए, आप मेरे को सुन लीजिए। अगर आप सिंपैथी की बात कर रही हो, केवल सिंपैथी के ऊपर ही बता रहा हूं। इस देश में सिंपैथी इतना बड़ा मैंडेट आज तक किसी को नहीं मिला जितना राजीव गांधी को इंदिरा गांधी जी की दुखद हत्या के बाद मिला हो, 409 का आंकड़ा। अगर आप सिंपैथी की बात करें, अगर सिंपैथी पे ही वोट पड़ता है तो फिर तो हमें चुनाव में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। हम अपने कार्यों के आधार पर वहां गए। चंदन रामदास जी ने 2007 से 2022 तक जिस प्रकार से काम किया, उन्होंने प्रत्येक गांव तक रोड पहुंचाने का काम किया, दूर संचार की सारी व्यवस्थाएं करी, वहां पर डिपो लाने का काम किया, और वहां पर जिस प्रकार से वहां का जिला हॉस्पिटल है उसको अपग्रेड करने का काम किया। और यही नहीं, उन्होंने मंत्री रहते हुए जिस प्रकार से राज्य की संपत्तियों का, परिवहन की संपत्तियों का यूपी के साथ विवाद था, उसका पूरा का पूरा 100% निपटारा किया। मैं ये फिर कह रहा हूं, हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक घर तक पहुंचा है, उसकी प्रत्येक दरवाजे को खटखटाया है। हमारा रिजल्ट, जीत का जो रिजल्ट होता है, जो हम बोलते हैं कि हमारी जीत क्यों होने वाली है, हम अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर कहते हैं। जिस प्रकार से वो नीचे से हमको रिपोर्ट देता है, हमारी रिपोर्ट मैंने कहा है कि दिल्ली से नहीं बन के आती है कि हम जीत रहे हैं और उसके बाद परिणाम उसके उलट आते हैं। हमारी रिपोर्ट नीचे से ऊपर आती है। सर, काम सारे केंद्र के, आपकी सफलताएं सारी केंद्र की बताई जाती हैं जनता को, उत्तराखंड की नहीं बताई जाती हैं। आप खुद मान लीजिए। मैं बता देता हूं, जब आप जो बात अभी नहीं सर, प्रचार में आप लोग बता चुके होंगे। 30% अगर आरक्षण दिया है, 36 आरक्षण महिलाओं को, वो क्या केंद्र ने दिया है? आप बताइए। और जो 3 संवर्गों में जो सफाई कर्मचारी काम करते थे, उनका अलग अलग वेतन मान था। राज्य बनने से लेकर अब तक की उनकी मांग थी, उसको किसने पूर्ण किया? हमने किया। अगर 3 सिलेंडर हम दे रहे हैं APL परिवारों को, वो केंद्र सरकार दे रही है। आप बताइए। अटल आयुष्मान का जो 12 अरब खर्च हुआ है, वो क्या केंद्र ने दिया? और जो 265 जांचें फ्री हो रही है, वो क्या केंद्र ने दिया? मिशन इंद्रधनुष जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हो, वो कौन दे रहा है? और यही नहीं, जितनी मलिन बस्तियों में लगातार हमारे डॉक्टर्स पहुंच रहे हैं, लगातार सेवा दे रहे हैं, क्या केंद्र कर रहा है? आपको कभी कभी तो हमारे कामों के ये तो बताइए कि इस समय राज्य में इस प्रकार से काम हो रहे हैं। प्रगति में निर्यात ही दिखा रहे हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ हमने क्या करा, हमने राज्य के ही मुद्दे उठाए हैं। हम ये कह रहे हैं केंद्र कर रहा है सब कुछ। नहीं, आप फिर आप क्या बात कर रहे हैं? आप तो खुद ही अपने केंद्र पे सवाल उठा रहे हैं। मैं केंद्र नहीं, आप कह रहे हैं कि सब कुछ केंद्र का ही हो रहा है, केवल राज्य को छोड़ दिया है। जब प्रचार प्रसार के लिए जाते हैं उस वक्त आप बखान क्यों नहीं करते उत्तराखंड में किए कामों का? आप केंद्र की कार्यों का बखान क्यों करते हैं? मुझे लगता है कि आपके कैमरामैन हो सकता है कि वहां तक पहुंचे ही नहीं होंगे आप लोग। ठीक है संदीप चमोली जी, जब हम ये कहते हैं कि विपक्ष को बहुत प्रॉब्लम हुई, विपक्ष ने कहा हमारे कार्यकर्ता प्रताड़ित हुए, हमारा ऐसा हो गया, आप पर आरोप लगे, बॉबी पवार आपका एजेंट है, अब खुद चुनाव आयोग ने जो ऑब्जर्वर भेजा है वो कांग्रेस का है, तो अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि पावरफुल कौन है, बीजेपी है या कांग्रेस वापस पावर में आ गई है? दिव्यदर्शन सिंह, सबसे पहले तो आज बड़े भाई सत्यवीर को देखकर एक बात याद आती है। उनके बाल जो कटे हुए एकदम सैनिक की तरह कटे हुए हैं, और एक सैनिक की तरह ही बेचारे लड़ रहे हैं। ये नहीं कह पा रहे हैं कि महेंद्र भट्ट बड़ बोले हैं, क्या करें, मजबूरी है, कहना पड़ता है। वो बातों बातों में तो कह दिए कि सत्यवीर अलग है, भाजपा अलग है, वो अनिल जो आए हैं वो अलग है, चुनाव आयोग अलग है, ये अलग है, वो अलग हो। ये होता है जब आदमी के पास कुछ कहता नहीं तो कुछ ऐसी बातें कहता है जो शायद हम तीनों यहाँ बैठे हुए लोग तो नहीं समझ पाए। सत्यवीर भाई शायद समझे हो, उनकी कार्यशैली, उनका तरीका हो, वो समझे हो। और कई बार तो कहते हैं ना कि मूर्ख बन के हम मूर्ख बनने की कोशिश कर रहे हैं, पर बने नहीं है सत्यवीर भाई। देखिए दिव्यदर्शनी, आप बागेश्वर को चुनाव को पहले दिन से आप उस चुनाव को देखने का काम करें। आज मरहूम चंदन दास हमारे बीच नहीं है, कहने वाली बात नहीं। बड़ी बड़ी बातें भाजपा करती है, निरंतर कांग्रेस पे आरोप लगाती है कि ये जो है ये परिवारवाद को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि क्या पार्वती देवी को दिया हुआ टिकट परिवारवाद को बढ़ावा देने का काम नहीं है? चलो कोई बात नहीं, मान लिया आपने, ये बात भी आप नहीं मानेंगे। कम से कम जगह जगह उनको रुलाकर जो मतों को आप लेना चाहते हैं ऐसा तो ना करिए। क्यों उस बेचारी स्त्री को भाजपा के लोग हर मंच पर ले जाके रुलाने का काम कर रहे हैं दिव्यदर्शनी, और रुला किस रहे हैं? मतों के लिए रुला रहे हैं। दूसरी बात, हमने आरोप लगाए
कि पुलिस जो है वो भाजपा के कहने पे काम कर रही है, निर्वाचन आयोग भाजपा, ऐसा नहीं है कि हमने आरोप नहीं लगाए, लेकिन जो केंद्र से पर्यवेक्षक आए वो हमारे लोगों की भी परस्पर जांच करते रहे और इनके लोगों की परस्पर जांच करते हुए, लेकिन इनको खुला मैदान चाहिए, खुला मैदान चाहिए। पुष्कर सिंह धामी को खुला मैदान चाहिए। कहते हैं ना, अगर टेढ़े मेढ़े रस्तों से मंजिल मिली हो तो आपको मंजिल की फिक्र रहती है, लेकिन सीधे रास्ते से बिना कुछ करे अगर आपको मंजिल मिल जाए दिव्य दर्शनी, तो उस मंजिल की कोई चाह नहीं रहती। हारा हुआ व्यक्ति अगर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन जाए और दूसरा हारा हुआ व्यक्ति इसका प्रदेश अध्यक्ष बन जाए, तो आप समझ सकते हैं इस राज्य की स्थिति क्या होगी। अब कुछ भी कह लीजिए, हो सकता है कि जय विजय परिजय ये तो भविष्य में छुपी हुई है, लेकिन 5 तारीख को जब भी चुनाव होगा, ये देखेगी बागनाथ की धरती, ये छल कपट सच झूठ को भी देखेगी। हम भी बागनाथ की धरती में आके चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन भगवान को आड़े लाके हम कभी राजनीति करने का काम नहीं करते। और मैं कहना चाहता हूं भाजपा के साथियों से, परिणाम राजनीति में चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऐसा ना करिए कि लोग आप पे हंसने का काम करें। आप खुद सोचिए, सत्ता दल, सरकार आपकी, सेंटर में आप, राज्य में आप, और आपके प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि एजेंट का काम, कांग्रेस की एजेंट काम एक अधिकारी कर रहा है। वो अधिकारी जिसको केंद्र द्वारा नियुक्त किया गया है, बिहार कैडर के अधिकारी हैं, नियुक्त किया गया है कि राज्य में जो निर्वाचन आयोग में जो उपचुनाव हो रहे हैं इनको आप कराइए। और जब भाजपा आरोप लगाती है तो षणमुगम तो हमारे कैडर के अधिकारी हैं, हमारे राज्य के आईएएस हैं, वो पीसी करते हैं। आप उनकी पूरी पीसी को सुनने का काम करिए। वो कहते हैं गाइडलाइन के आधार पर सेंटर का अधिकारी काम करने का काम कर रहा है। या तो षणमुगम झूठ बोल रहे हैं, ठीक है, या महेंद्र भट्ट झूठ बोल रहे हैं, दिव्यदर्शिनी, लेकिन माने ना, ये लोग तो अपना चश्मा पहन लिया है, अपना चश्मा पहन लिया है। जो देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं, जब नहीं देखना तो आंखें बंद करने का काम कर लेते हैं। ठीक है। ये भाजपा की डॉक्टर कार्यशैली है। पेनुली, कल हम डिबेट में थे और हमने एक बात कही थी कि अधिकारियों का काम होता है सत्ता का नाम बनाना और नाम बिगाड़ना। यहाँ पर अगर पर्यवेक्षक आते हैं और वो बिना किसी भेदभाव के कार्रवाई करते हैं, तो क्या बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट नहीं होना चाहिए कि उनके एक कॉलर में या फिर एक कैप में एक दूसरा फेदर जुड़ गया हो कि देखिए हमने जो बोला वो हो रहा है, हमारे साथ भी कोई भेदभाव नहीं, आप भी सेम है। तो क्या आपको नहीं लगता ऐसा होना चाहिए था? दिव्या जी, मैंने पहले वाले में भी बोला कि जब विपक्ष आरोप लगाता था तो भाजपा कहती थी कि ये चुनाव आयोग का काम है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है और सरकार इसमें कुछ नहीं करती है। ये जो अधिकारी आएगा, अधिकारी का नियम कानून के हिसाब से अधिकारी चलता है। तो अगर भाजपा के साथ ये हुआ है तो वो अधिकारी, वहां पे भी नियम कानून आएगा, वहां पे भी किसी का दबाव नहीं आएगा। और जहां तक बात थी कांग्रेस के एजेंट की, तो ना तो कांग्रेस प्रदेश में है ना सेंटर में है, तो कांग्रेस के दबाव की तो क्या ही बात होगी। वैसे भी डूबते हुए जहाज पे कौन ही दाव लगाता है। अच्छा, लेकिन दूसरी चीज, एक और दूसरा मैं बात कर रहा हूँ। सत्यवीर भाई जी ने अभी बोला कि हम अपने काम के दम पे जीतते हैं और ये नहीं है वो नहीं है। कल ही मैं आपकी डिबेट में था, दोनों पूर्व विधायक भी थे। मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो रोड बननी थी, जिस पे डिबेट थी कल, वो 2 साल से लटकी हुई है। मुख्यमंत्री ने पब्लिकली घोषणा करी थी उसकी, कल के विजुअल्स आपके पास होंगे, तो घोषणा करी और 2.5 साल हो गया आज मुख्यमंत्री की घोषणा पे। वहां पे अभी तक सर्वे नहीं हुआ, विधायक नहीं वो है, रोड नहीं हुआ। चुनाव हार गए ना, नहीं बदला ले रहे हैं अरे जीता हुआ 94% वोट जहां से पड़े हैं, बदला ले रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी जो थी गहतोड़ी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी, जहां से वो चुनाव लड़े दोबारा, वहीं की विधानसभा सिटिंग, जहां से वो सिटिंग एमएलए हैं, वहां पे 2.5 साल हो गए। मुख्यमंत्री की घोषणा, उसके बाद भी वहां पे रोड नहीं आई। तो ये छटपटाहट है। चंदन रामदास जी स्वर्गीय हो गए हैं, डिपो की बात हुई वहां पे, लेकिन पौड़ी का एक जो वो था बस अड्डा, वो आज तक पिछले 7 साल से, और ये जितने भी वहाँ के 3 मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उसके बाद भी जो 10-15 साल से पौड़ी के बस अड्डे की हालत है, वो विकास को दर्शाती है उत्तराखंड का। अच्छा डॉक्टर पेनुली, मेरे को एक बात बताइए कि ये चीज़ जो अभी हुई है वो हमने देखा कि चलिए इसमें कोई भेदभाव, पक्षपात नहीं हो रहा है और सबके लिए समान कार्रवाई हो रही है, बीजेपी पर भी और कांग्रेस पर भी। लेकिन अगर यही सिर्फ विपक्ष के साथ होता और बीजेपी के साथ नहीं हुआ होता, तो क्या विपक्ष इस पर सवाल नहीं उठाता? और क्या आप लोग ये नहीं कहते कि पक्षपात हो रहा है और मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है? वो तो विपक्ष पहले दिन से ही बोल रहा है। आज तो बीजेपी ने उस पर मोहर लगाई कि हाँ हो रहा है।
अरे किसके लिए हो रहा है? बीजेपी ने तो हमारा सपोर्ट ये क्या पाकिस्तान की पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं? कौन जीतेगा? पाकिस्तान भी आ गया debate नहीं, में। कौन जीतेगा बताइए ना। ठीक है। वही मैं कह रहा कौन हूँ जीतेगा? नहीं, भाजपा नहीं आप जीतेगी। लोगों का फेवरेट मुद्दा मिल गया आप लोगों को, अरे अपने भाई पाकिस्तान को जो याद है। कर रहे हो, अपने भाई को याद कर रहे हैं जिसको कितना उन्होंने बांट के अलग कर दिया। मुस्कुराए हम क्या याद, सत्तर मैंने तो एक बार भी नहीं बोला। मुस्कुराए, ठीक है, कितना ठीक है। मुस्कुराए। ठीक है, तो देखिए- कहीं ना कहीं ये जो अब हमारे मुस्कुराने पे भी आपत्ति है। देखिए अगर लेकिन बॉबी देखिए अगर बॉबी सत्यवीर जी, पवार अगर ये चीज होती, अगर यही चीज विपक्ष ने कहा होता, आप लिख कर ले लीजिए, आप लोग ऐसा डिफेंड करते कि कोई बोल नहीं पाता और आप लोग ये कहते कि नहीं जी हार रहे हैं और ईवीएम इनकी, को दोष वो देंगे, रही है, रोएंगे, है ना, तो आपके वो चीज हो डिबेट रही में था होती। एक दिन जिस दिन एक बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि रोने के लिए इन्होंने पहले ही अपने एजेंडे ढूंढ लिए हैं, तो क्या हम इसको भी माने कि महेंद्र भट्ट जी ने महेंद्र भट्ट रोएंगे महाराज। उनके लिए एजेंडे ढूंढ लिए हैं? ठीक है, अब अरे राजेंद्र बिज जी यहाँ पर कहा गया कि 2024 के लिए बिसात बिछ रही है और बागेश्वर उपचुनाव में जो नतीजे आएंगे वो कहीं ना कहीं इस ओर संकेत करेंगे कि 2024 में क्या होगा। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं कहती हुई नजर आई कि ये तो उपचुनाव है, 2024 में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके बाद हम क्या समझें, क्या वाकई ये लगने लगा है भारतीय जनता पार्टी को कि मुश्किल हो सकती है आगे आने वाले समय में? नहीं, जहाँ तक 2024 की बात है तो 2024 में तो बहुत कुछ अभी होने वाला है और बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी क्लियर होने होंगी, तब जाके हम सोचेंगे। बट अपने आप में जैसे जो भी INDI जो गठबंधन है उसका क्या स्वरूप होगा, किस तरह से होगा, उत्तराखंड में चुनाव कैसे लड़ेंगे, ये सबसे बड़ी बात है। कांग्रेस के साथ कौन कौन सी पार्टीज आएंगी, सपा बसपा, आप जो सबसे बात है आपका क्या स्वरूप होगा, तो ये बहुत सारे मुद्दे होंगे जो उत्तराखंड में उस समय जो है काम करेंगे। तो इस समय कैसे काम हो, देखिए मैं जहां तक बात ये कह रहा था आपसे कि उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस दो ही ऐसी पार्टी हैं जो बिल्कुल आमने सामने। लेकिन अगर हम गठबंधन की बात करते तो गठबंधन में आप और सपा जो है, दो जो पार्टीज हैं उनका क्या रोल होगा, ये थोड़ा सा बहुत ही क्वेश्चन है इसके ऊपर, क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। तो ये तो आने वाले देखने में होगा। लेकिन अभी किस तरह से जो है मतलब परिदृश्य बदलते हैं आने वाले टाइम पे, किस तरह का कॉम्बिनेशन और परमुटेशन और कॉम्बिनेशन होता है वो देखने की बात होती है। लेकिन बागेश्वर का जो चुनाव है वो बिल्कुल अलग तरह का चुनाव है, वो उपचुनाव है और हम उसको कहीं पे भी ये नहीं देख सकते कि वो जो है 2024 का जो है किसी हम उसको क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल कुछ बोले, वैसा नहीं है। ये बिल्कुल बहुत प्लेन और सिंपल चुनाव है। चंदन रामदास जी, उनकी ये मृत्यु के बाद उनकी वाइफ लड़ रही है और आप समझ लो जो उनकी वाइफ लड़ रही है वो भी एक सत्ताधारी पार्टी से उनका है और महिला है। तो कहीं ना कहीं उनके मतलब तरफ जो है ये झुकाव जो है चुनाव का उनके ऊपर जा रहा है। तो इसका इम्पैक्ट आएगा या नहीं आएगा, वैसे मेरे हिसाब से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं अच्छा है। राजेंद्र जी, मैं एक चीज और जो, पढ़ रही थी, मेरा जो सवाल आपसे एक और है कि इस बार हमने एक चीज नहीं सुनी है कि यहाँ पर जो विधानसभा के लोग नहीं हैं, जो वोटर नहीं हैं, उन्हें बाहर भेजा गया है। इस बार ऐसा क्यों सुनने में आ रहा है कि जो वहां पर रह रहा है लेकिन वोटर नहीं है उसे बाहर जाने के लिए कहा गया है? संपर्क यहाँ पे टूट गया है, एक बार फिर उनसे जुड़ेंगे। लेकिन सत्यवीर जी, जो सवाल मैंने राजेंद्र जी से किया वो मैं आपसे करती हूँ कि आखिर इस बार पहले जब भी चुनाव हुए हैं, उपचुनाव हुए हैं, हमने ऐसा कभी नहीं सुना है कि अगर आप वहाँ के वोटर नहीं हो तो आप वहाँ पर एक दिन के लिए चले जाओ, आप वहाँ से चले जाओ, ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन बागेश्वर उपचुनाव में ऐसा हो रहा है, ऐसा क्यों? दिव्या दर्शनी जी, अब मैं तो जो पार्टी लेवल पे जितना मुझे पता है, जितना मैंने इस चुनाव से मैं संपर्क में रहा हूँ, मुझे यही पता है कि कार्यकर्ता घर घर तक पहुँचा है और उसने प्रत्येक घर से संपर्क किया है। और बात रही यहाँ पे एक बात आई कि भाई पार्वती जी को टिकट देना। पार्वती जी ने पहले, मैं आपको बता देता हूँ, जो चर्चा में जो हमारी बैठकें हुई उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा था कि मैं चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं हूँ, मगर वहाँ के जो कार्यकर्ता और जो चंदन रामदास जी ने वहाँ लगातार वहाँ पर सेवा करी, उनका इतना दबाव बना कि उनको अंततः पार्टी से चुनाव लड़ना ही पड़ा, पार्टी के लिए खड़ा होना ही पड़ा उन्हें। नहीं तो हमारे पास कार्यकर्ताओं की आज कमी नहीं है। हम आज विश्व का सबसे बड़ा दल है। हमारे पास बूथ से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकर्ताओं की ही पूरी टोली है। हमारे पास बागेश्वर जो हमारी जब वहाँ पर हमारी बिसात है, वहाँ 2007 से 2022 तक है, वहाँ कार्यकर्ताओं की फौज ही फौज है। मगर वहाँ की जनता जिस प्रकार से उनको श्रद्धांजलि देना चाहती है, इसी का जो प्रेशर था, उस आधार पर वो जनता के बीच में आई। और
एक बात और कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता ने कहा, चमोली जी ने, कि उनके आंसू निकल रहे हैं, मंचों पे निकल रहे हैं। जिस अब महिलाओं के दर्द को कहाँ समझ सकते हैं कांग्रेस के, वो तो ट्रेंड ही रहा है कांग्रेस का। अब भाई अपने जब वो क्षेत्रों में गई, जिस प्रकार से चंदन रामदास जी ने वहाँ पर काम किया है, लोगों को उनकी समस्याओं को हल किया है, तो वो सब उन सब चीज़ों को देखते हुए भाई उनके जिस प्रकार से उनके पति थे, उन्होंने देखा कि उनके कामों को देखते हुए वास्तव में ही जब इस प्रकार के बड़े बड़े काम किए हों, लोगों की जब भावनाएं उनसे जुड़ी हो, लोगों ने कहा होगा कि हमसे कितना कनेक्टेड था, हमारी कब उन्होंने कैसे कैसे मदद करी। वास्तव में जब इस प्रकार का आते हैं, किसी के आंसू छलक जाते हैं, तो अब कांग्रेस उससे लाभ उठाना चाहती है, तो अब हमें कोई उससे आपत्ति भी नहीं है। और बात रही कि अच्छा हमारे ऊपर तो आरोप लगा दिया इन्होंने, ठीक है, चलो इनके आरोप को मैं अपने ले भी लेता हूं, मगर आप ये समझिए कि इन्होंने कहां से उठा के लाया बसंत को। जो बसंत पहले निर्दलीय लड़ा, फिर आम आदमी पार्टी से लड़ा, फिर कांग्रेस में आया, वो बसंत कभी नहीं आने वाला, वहां पतझड़ ही रहने वाला है। 2022 तक भी पतझड़ था, इस चुनाव के बाद भी लगातार पतझड़ चलता रहेगा। उपचुनाव की बात रही, आपकी चाहे क्षेत्रीय दल उठा लो दिव्या दर्शनी जी, चाहे जितने राष्ट्रीय दल है, उपचुनाव में सबसे अच्छा रिकॉर्ड हमारा ही भारतीय जनता पार्टी का आज तक करा है। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कह देता हूं, हम देहरादून जिले के अंदर बैठे हुए हैं, टिहरी लोकसभा आती है ये। इस लोकसभा का चुनाव जब होता है, सेंटर में भी कांग्रेस थी, उत्तराखंड में भी कांग्रेस थी। आप ये सोचिए कि मुख्यमंत्री का बेटा चुनाव लड़ता है, उपचुनाव टिहरी लोकसभा का, और हमारी तरफ से माला राज्य लक्ष्मी शाह जी चुनाव लड़ती है। उस चुनाव में देख लीजिए किस प्रकार से हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करते हुए किस ठीक है, प्रकार आपने से एक बात का जवाब दिया है जो प्रवक्ताओं ने कहा है, लेकिन इस बात का अभी भी जवाब नहीं दे पाए कि आखिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को चिट्ठी लिखनी पड़ गई। उनको क्यों महसूस हुआ, जैसे कि ये कहा, राजनीतिक विश्लेषक ने कहा कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आप लोगों पर ज्यादा प्रेशर हो गया है, जो इस तरीके की चुनाव प्रचार होते हैं वो नहीं करने दिया गया, इसलिए इस बार परेशानी हो रही है भारतीय जनता पार्टी को? देखो, चुनाव का समय आता है, हर्ष और उमंग का समय होता है, तो प्रेशर का तो कोई बात ही नहीं है। एक दूसरे से जो कार्यकर्ताओं से होता है, उनके साथ मिलना होता है, उनके घरों तक जाना होता है, समाज तक जाना होता है। तो मैंने पहले ही कहा कि हमारा कार्यकर्ता हर चौखट तक पहुंचा है, हर दरवाजे तक पहुंचा है, उसने हर दरवाजा खटखटाया है। और संदीप भाई ने एक बात कही कि भाई भगवान को तो बीच में मत लाओ। भाई हम तो कभी भी भगवान को बीच में नहीं लाए। आपकी ही राष्ट्रीय अध्यक्षा थी आदरणीय सोनिया गांधी जी, उन्होंने लिखा था लेटर सुप्रीम कोर्ट को कि राम काल्पनिक है। 22 नामचीन वकील, क्योंकि चमोली जी तो राम मंदिर की बात कौन करता है सर? नहीं, उन्होंने भगवान की बात की। भगवान राम तो क्या भगवान राम नहीं है क्या? नहीं, तो आप ये मत कहिए ना क्या भगवान को बीच में नहीं लाते। इन्होंने कहा ना, तो ये इन्होंने बोला कि भगवान को, हमने तो कभी भगवान को बीच में नहीं लाया। 22 वकील, नामचीन वकील इन्होंने खड़े किए, हमने तो खड़े नहीं किए। और आज वो दल उनके साथ गठबंधन में गए जो एक समय कहते थे मुलायम सिंह और मायावती की पार्टी मिले, मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए, जय श्री राम। और आज सब ये जिस प्रकार से एक दूसरे को गले लग रहे हैं, कोई कह रहा परशुराम का मंदिर बनाऊंगा, कोई कह रहा श्री कृष्ण का मंदिर बनाऊंगा, कोई अपना गोत्र बता रहा है। तो आप देख लीजिए कि हम किसने राजनीतिक धर्म के आधार पर, ये कभी किसी ने नहीं। हम तो लगातार हम तो गर्व से कहते, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, भारत के अंदर नहीं विश्व पटल पे कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू है। हम तो आज भी कहते हैं कि गर्व से, इसमें छुपाने की क्या बात है। इस देश का अस्तित्व है, इस देश की पहचान है, इस देश की संस्कृति है। हम तो कभी भी इससे बचे नहीं, आगे भी नहीं बचेंगे। हम सत्ता तो केवल इसलिए है कि किस प्रकार से समाज को जिस प्रकार से संविधान में, एक लोकतंत्र में एक प्रणाली है, उसके माध्यम से अपने उन तक पहुंचा जाए, उन तक कार्य किया जाए, मात्र इसलिए। नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी के लिए एक सीट खरीदना कोई बड़ी बात नहीं थी, मगर उन्होंने कहा था कि अपने सिद्धांतों और विचारों से और पार्टी की जो हमारी नींव है उससे कभी समझौता नहीं कर सकता। ये वही अटल बिहारी वाजपेयी भी हैं जिन्होंने ये कहा था सदन के अंदर कि पार्टियां आएंगी जाएंगी, सत्ता और रहेंगी नहीं रहेंगी, लेकिन लोकतंत्र रहना चाहिए, उन्होंने कहा था। हाँ, सुनिए, हम इतने 9 साल से सत्ता में, किसी भी राज्य की सरकार बता दीजिए हमने गिराई हो, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा, ये बता दीजिए, एक बार बता दीजिए जरा। आज ये हंस रहे होंगे, क्योंकि ये हंस रहे होंगे, इसलिए हंस रहे होंगे चमोली जी इसलिए हंस रहे होंगे, इसलिए हंस रहे होंगे क्योंकि जब 1971 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, उनकी सत्ता जब उन्होंने इस प्रकार से निष्पक्ष होकर चुनाव नहीं लड़ा था, जगमोहन सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज ने उनकी सदस्यता हटाई, उसके बाद अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए किस प्रकार से इमरजेंसी लगाई, पूरे भारत को जिस प्रकार से लोकतंत्र को एक जेल खाना बना दिया, वो जेल खाना बना दिया। झूठ की ट्रेन बंद हो गई, अब सच की ट्रेन में बैठिए।
आप ये बताइए महाराष्ट्र में किसने सरकार गिराई करना पड़ा, अच्छा महाराष्ट्र में किसने सरकार गिराई, 42 अमेंडमेंट मध्य करना पड़ा, प्रदेश में किसने सरकार गिराई, गोवा में किसने सरकार गिराई, ओसामा बिन लादेन गिराने आए थे। भैया ये चैनल पे ये जो झूठ बोलने का जो धंधा है ना, धंधा, इस धंधे को बंद करिए महाराज। केशवानंद भारती को क्यों अरे सुप्रीम कोर्ट अच्छा में आप बताइए, चलिए वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, मैं बता चलिए दूं, वापस आ जाते हैं। केशवानंद भारती को क्यों बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी चेंज और प्रीएम्बल कांट बी चेंज, वो क्यों बोलना पड़ा, और उसके बाद भी 42वां अमेंडमेंट चेंज करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, सारे चेंज कर रहा हूँ, सारे चेंज कर रहा हूँ। दिव्यदर्शनी, देश की दशा आप समझ सकते हैं, परिवारवाद की बात भाजपा करती है और एक बार बिना बल्ला पकड़े हुए अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन है, ये परिवारवाद की बात करते हैं, सरकारें गिराने की ये लोग बात करते हैं। गोवा में इन्होंने क्या किया, एमपी में इन लोगों ने क्या किया, महाराष्ट्र में इन लोगों ने क्या किया, तब भी इनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि एक सरकार बता दीजिए जो हमने गिराई हो। देखो कितनी कितनी हिम्मत है इन लोगों के अंदर, मतलब कितना झूठ बोलने के लिए भी दिव्यदर्शनी आदमी सोचता है, लेकिन भाई अच्छे आदमी है, उत्तराखंड के लोग झूठ नहीं बोलते, लिख के लाए हैं बेचारे, लिख के दिया होगा जो इनके मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान है कि भैया चौहान जी अरे सुन लीजिए महाराज, ठीक है, आप लोग अच्छी बात है, आप लोग प्रिपेयर करके आते हैं, अच्छी बात है, ठीक है, धरातल पर रहने वाले ठीक है, एक बार वापस आ जाते हैं, ठीक है, वापस आ जाते हैं, वापस आ जाते हैं, ठीक है, वापस आ जाते हैं, वापस बागेश्वर पे वापस आ जाते हैं। आज बागेश्वर की बात हो रही है, आज बागेश्वर की बात हो रही है, प्लीज। ठीक है दिव्यदर्शनी, आपने कहा बागेश्वर को नहीं तो पता नहीं कहाँ ले गए थे। देखिए दिव्यदर्शनी, बागेश्वर में स्थिति इनकी पता क्या है कि सियानी बिल्ली खंबा नोचे, और बेचारे जो महेंद्र भट्ट है ना इनके, अच्छा पूरे इस बागेश्वर के चुनाव में आप एक चर्चा बताइए जिसमें महेंद्र भट्ट की चर्चा आपके चैनल पे हुई, एक दिन बता दीजिए, 1 घंटे का हम शो करते हैं, बहुत अच्छा शो एचएनएन करता है, एक चर्चा बेचारे प्रदेश अध्यक्ष की अगर कार्यशैली पे हुई हो या उन्होंने क्या क्या उन्होंने किया है, क्या करे बेचारे, जब से पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने हैं उनको साइड कर रखा है। कहते हैं ना कि आपको बिना ताकत का और बिना सत्ता का जो राजा बनाया जाता है महेंद्र लेकिन संदीप चमोली जी, ये बहुत गलत बात है कि जब करण मारा कोई बयान देते हैं, उनकी इतनी चर्चा होती है, उसको इस तरीके से भुनाया जाता है, पता नहीं कौन सी चीज कहां से लिंक कर दी जाती है, धर्म की बात कर दी जाती है, लोगों को गाली देना बता दिया जाता है, यहां तक कह दिया जाता है। अब महेंद्र भट्ट जी ने ये बात कही है, उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो आप लोग इसको भुना नहीं पा रहे हैं सर, ये तो विपक्ष की कमजोरी दिखाता है। आपने एकदम सही बात है, इनके और हमारे सिद्धांतों में बड़ा अंतर है। ये वही लोग हैं जो इनका आईटी सेल आप चेक कर लीजिए, अभी बीजेपी का पेज खोलिए, चौहान जी ने देखा होगा, मैं रोज देखता हूँ। धन्यवाद भैया आप लोगों से, पूरे उसमें भाजपा के कार्यशैली कहीं चर्चा नहीं है। अभी 10 मिनट पहले इन्होंने जो इनके पेज पे डाला है वो करण मेहरा का चित्र डाला हुआ है, खोल के देख लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से कोई भी देख सकता है। दूसरा जो डाला हुआ है वो भी उत्तराखंड से भाजपा से संबंधित डाला हुआ है। ये लगातार इनकी जो पूरी राजनीति है वो आडंबर, झूठ, दिखावे, गलत कामों पे टिकी हुई है। इस राजनीति को हिस्सा कभी भी कांग्रेस पार्टी इस देश में नहीं हुई है, कभी भी हम लोग इनकी इस राजनीति का हिस्सा ना बनेंगे, ना बने, हमारी आइडियोलॉजी ये नहीं है। ये किस प्रकार से राजनीति करने की बात करते हैं, किस प्रकार से आप बताइए, मतलब कितना झूठ और कितना सच इनकी बातों में भरा हुआ है, आप देख लीजिए। मतलब आप राजनीति के स्तर को ना गिराइए, आपने उन पे आरोप लगाया, आप उनके आरोप के साथ तथ्य पेश करिए। आरोप ये है कि उस व्यक्ति ने, वो तो आप महेंद्र भट्ट गए, उन्होंने कहा जी भाजपा की सरकार है, हम यहाँ हैं, हम वहाँ, हम यहाँ हैं, हम वहाँ हैं। जब ये वहां पहुंचे तो देखा, अरे वो व्यक्ति तो इनकी सुन नहीं रहा, हो तो ईमानदारी से काम कर रहा है, इनके कार्यालय में छापे मारने का काम कर रहा है। इनको तो एजेंट चाहिए ना, यहाँ उत्तराखंड में जो अधिकारी हैं वो इनके एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, इनको तो एजेंट चाहिए। जब कोई ईमानदार अफसर इस राज्य में आके काम करने का काम करता है तो महेंद्र भट्ट जी को नाराज हो जाते हैं। इनको तो चटुकार व्यक्ति चाहिए, इनको ऐसे ऐसे लोग चाहिए जो इनकी चटुकारिता करें, ठीक है, इनका महिमा मंडन करे। लेकिन दिव्यदर्शनी, जब कोई व्यक्ति जमीन पे काम करता है तो इन उस पर आरोप लगाने का काम करते हैं। एक सबूत बताइए, पत्र जारी किया है बस अपने लेटर पैड पे, अरे सबूत जारी करते, चुनाव आयोग में शिकायत करते, आपका अधिकार है, ठीक है, सबूत जारी करते ना, एक सबूत। अगर भाजपा के प्रवक्ता साथी यहाँ बता दें कि महेंद्र भट्ट जी द्वारा दिया गया आरोप, तो अभी मैं किसी पे लगा दूं, आप किसी पे लगा दें, डॉक्टर पैनोली किसी पे लगा दें। आरोप लगाना राजनीति में सबसे आसान है, तथ्यों पे आरोप लगाइए, तथ्यों पे आरोप लगाइए तो आपके आरोप माने जाएंगे। वरना महेंद्र भट्ट जिस प्रकार के बयान, उटपटांग बयान देते हैं वो सबको पता है।
ठीक है। राजेंद्र बिष्ट जी का एक बार फिर संपर्क टूट गया है। पेनोली जी, यहाँ पर सारी बातें हुई चुनाव को लेकर और फिर हम कहते हैं कि इस बार जो हुआ है वो शायद हमने पहले कभी नहीं सुना कि सत्ता पक्ष ये आरोप लगाए, क्योंकि अमूमन बीजेपी पर ये आरोप लगते हैं और विपक्ष उठाता है कि आप सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसको क्या समझा जाए? एक तरफ आप लोग खुश भी हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी डर रही है कि चुनाव हार सकते हैं, लेकिन आखिर वजह क्या है? क्या ये मशीनरी का वाकई में दुरुपयोग हो रहा है या फिर कहा जाए कि आजादी छिन रही है, जैसे कि राजेंद्र बिष्ट जी ने कोट किया अपनी बातों में? देखिए दिव्या जी, ये चुनाव कई मायनों में अलग है। इस चुनाव में बहुत सारी ऐसी अप्रत्याशित घटनाएं हुई हैं जो आज से पहले उत्तराखंड के किसी इलेक्शन में शायद ही हुई हो। जैसे किसी व्यक्ति की अरेस्टिंग होनी केवल वहां पे जाने पे, मीडिया के आई कार्ड चेक करना, मीडिया के द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर कोई कॉल करता है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस को रद्द करवाना, उसके अलावा जो है बहुत सारे कार्यकर्ताओं को और बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के ऊपर जिस तरीके से चालान हुए हैं वो चीज़ है। उसके बाद अब बीजेपी का जब बस नहीं, जो अधिकारी हैं जब वो उनको नहीं इन्फ्लुएंस कर पाए, जब वो उनके कार्यालय तक पहुंच गए, जैसे राजनीतिक विशेषज्ञ ने कहा है कि उनके कार्यालय पे छापा पड़ा, तब जाके भाजपा बौखलाई और भाजपा को याद आया कि यार ये तो हमारे तक आ गया, हमने इसको वहां तक छोड़ने को बोला था, ये तो अपने पाले में आ गया। जब वो भाजपा के अंदर आ गया तो भाजपा की जो बेचैनी थी वो बाहर निकल के आई और महेंद्र भट्ट जी के उस पत्र के रूप में वो हम आज सारे लोग देख रहे हैं। चुनाव आयोग में शिकायत करना कोई गलत बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों का कहीं हनन हो रहा है या आपकी जो सीमा है उसके अंदर कोई आपका इंक्रोचमेंट कर रहा है, आपकी टेरिटरी के अंदर आ रहा है, इंक्रोचमेंट कर रहा है, तो आपका अधिकार है उसकी चुनाव आयोग से शिकायत करना। लेकिन फिर मैं ये कहूंगा कि बॉबी पंवार का भी अधिकार है बागेश्वर में जाके वहां पे इलेक्शन में किसी को एजुकेट करना। बॉबी पंवार का भी अधिकार है कि वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें। ठीक है, बॉबी पंवार का भी अधिकार है और बाकी कार्यकर्ताओं को जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनका भी अधिकार है। ठीक है। राजेंद्र बिष्ट जी, एक्चुअली है क्या, एक चीज मैं बता रहा हूँ, अभी यहाँ पे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र आया। मैं उन्हें पॉलिटिकल आइडियलिज्म की तरीके से मानता हूँ। उनका एक बयान संसद में है कि अगर जोड़ तोड़ से सरकार बनती हो तो ऐसी सरकारों को मैं चिमटे से भी नहीं सूंघूंगा। तो वो भाजपा और आज की भाजपा, जहां उन्होंने एक वोट के लिए अपनी सरकार गिरा दी सेंटर की, और यहाँ पे जिस तरीके से चमोली जी ने बताया कि मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो या कहीं पे भी हो, प्रयास भाजपा ने हर जगह करे। राजस्थान में भी प्रयास करा था। तो उस भाजपा को इस भाजपा से कंपेयर ना करें। ये मॉडर्नाइज भाजपा है और यहाँ पे ये खेल चलते हैं। और ज्यादा दूर क्यों जा रहे हो? हरीश रावत जी की सरकार जो हमारे प्रदेश में थी 2016 में, उसके साथ क्या हुआ वो भी सबने देखा। ठीक है। राजेंद्र बिष्ट जी सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, शॉर्ट में आपसे जवाब लूंगी कि जब हम कहते हैं कोई मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा है, चाहे वो विपक्ष करे या सत्ता पक्ष करे, तो आखिर ऐसी मेंटालिटी आती क्यों है? क्योंकि अगर हम इंडिपेंडेंट बॉडीज की बात करते हैं, जब इतने बड़े स्तर पर जिसमें अधिकारी सम्मिलित होते हैं, आईएएस हो, आईपीएस हो, उनमें ऐसा आरोप लगना किस तरीके की मानसिकता को दर्शाता है और कितना घातक आने वाले समय में होगा? क्योंकि अगर एक पक्ष दुरुपयोग का आरोप लगाता है, दूसरा पक्ष नकार देता है, फिर वही पक्ष जो नकारता है उसको मतलब सहमति दे देता है, तो कहीं ना कहीं ये खतरा है कि किसकी बात पे विश्वास करे और किसकी नहीं। देखिए, जहां तक सत्ता और राजनीति की बात है तो सत्ता और राजनीति में दो चीजें तो बहुत क्लियर है। एक तो अगर आप कोई गलत कर रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट मत कीजिए, या दूसरा गलत कर रहा है तो उसको इतना ज्यादा चिल्लाइए कि वो और भी गलत हो जाए। तो ये तो राजनीति है और राजनीति में ही सब कुछ चलता है। लेकिन जहां तक मैं इसका एक दूसरा पहलू भी बताना चाहता हूँ देवदर्शन जी, कि देखिए क्या है कि जब जो भी अधिकारी वहां पे आए और उन्होंने जो है कुछ इस तरह के स्टेप लिए, जिससे जो है ना जो है बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने लेटर लिखा। मैं ये कहता हूँ कि आज के समय में अगर आप भी देखें कि उत्तराखंड में बीजेपी की सत्ता है, बीजेपी के मुख्यमंत्री और उनके, आप जानते ही हैं कि उपचुनाव में तो सारा बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। तो उसमें अगर जो है क्या कहते हैं उनके पास, देखो उनको जो चुनाव अधिकारी उत्तराखंड के हैं वो इस समय बीजेपी की सरकार है, तो ये भी कर सकते हैं कि उनको फोन करके ये बोल सकते हैं कि भाई उनको आप जो है किसी तरीके से जो है उनको ये काम ना करने दें। लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष एक लेटर लिखते हैं, ओपनली उसकी बात चैलेंज करते हैं और उसको मीडिया में बताते हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जो गलत हुआ है, जिस तरह से वो ये बात को आगे रख रहे हैं। देखो ये दूसरा पहलू है इस बात का।
ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि वो ये जानना चाहते हैं कि उन्होंने किसी ने तरीके से ये बात जो है एज अ ऑब्जर्वर गलत करी है, जो उनके प्रीव्यू में नहीं आता। लेकिन इसका अगर आप दूसरा वो देखिए कि जो जो मुख्य चुनाव अधिकारी उत्तराखंड के, उन्होंने कहा नहीं वो एक जो भी एक एसओपी होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसी में काम किया जाता है। तो इस बात का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये बात किस संदर्भ में किस तरह से कही है। बट मुझे ये लगता है कहीं ना कहीं वो एक लिमिट जो है, जो लोगों को एक्सपेक्ट नहीं था वो हुआ, और उस वास्ते उसका जो है ये एक प्रत्युत्तर है कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने एक लेटर जो है लिखा है मुख्य चुनाव अधिकारी को। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब एग्जैक्टली तो वो अभी वो वहां की बात नहीं आई, बट हमें लगता है कि जो वहां पे ऑब्जर्वर आए हैं उन्होंने जरूर कुछ ऐसा किया है कि जो बहुत ही उनको ऐसा खराब लगा। ठीक है, और मैं उन्हें फाइनल लगा कमेंट कि ये जो है संवैधानिक। ठीक है सर, फाइनल कमेंट की तो ओर ये बढ़ूंगी मुझे और लगता है आपसे ही ये सारी फाइनल चीजें। कमेंट लूंगी। सर शॉर्ट में प्लीज फाइनल कमेंट भी दे दीजिए कि आखिर अब इस आपको क्या लगता है किस तरीके से आगे चीजें होंगी इस पत्र के बाद। नहीं देखिए, बात ये पत्र से बहुत ज्यादा कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। तो डेफिनेटली इसका जो है एक्सप्लेनेशन क्या आएगा, अब केंद्र में भी जो है सरकार बीजेपी के, तो आने वाले टाइम पे इंटरनली क्या इसमें जो है बात आती है, तो मुझे तो नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात आएगी। अगर बीजेपी जीत जाती है, और जिस तरह से बीजेपी अगर जीत जाती है वहां से, तब तो इसके बाद कोई नहीं। अगर बीजेपी कुछ मतलब वहां पे जो है रिजल्ट उल्टा आता है, तब इस बात का कुछ जो है इम्पैक्ट आ सकता है कि ये क्यों। ठीक है, संदीप चमोली जी शॉर्ट में फाइनल कमेंट। दिव्यदर्शनी, जब अपनी जमीन खिसकते हुए महेंद्र भट्ट जी ने बागेश्वर में देखी है, तो वो प्रतिक्रिया राजेश कुमार के रूप में हम सबको देखने को मिली है। क्योंकि वो स्वयं देख के आए हैं कि बागेश्वर की जनता का रुख आने वाली 5 तारीख को जो है वो किस संगठन की तरफ है, किस दल की तरफ है। वहां की जनता वहां जो 20 साल का सूखा बनवास है, अविकास है, अलोकतांत्रिक तरीके की जो घटनाएं वहां घट रही हैं, उस विकास को वर्तमान समय में अगर आप देखेंगे, जो युवाओं का रोजगार बेचा गया है, और पहाड़ पे अतिक्रमण के नाम पर जो भाजपा हम मूल निवासियों को, पहाड़ के लोगों को तोड़ने का, उजाड़ने का काम कर रही है, इसका जवाब आने वाली 5 तारीख को यानी कल बागेश्वर की जनता भाजपा को देगी। ठीक है, डॉक्टर पेनोली शॉर्ट में फाइनल कमेंट सर। देखिए दिव्या जी, अगर उस अधिकारी ने कुछ गलत करा है, अगर सच में वहां पे ऑब्जर्वर जो गया है उसने कुछ गलती करी है, केवल उसने ही नहीं, अगर प्रदेश के प्रशासन ने भी कोई गलती करी है तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये केवल पॉलिटिकल स्टंट या फिर बीजेपी का एस्केप प्लान नहीं होना चाहिए कि हार जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे। ठीक है, सत्यवीर जी फाइनल कमेंट आप क्या कहेंगे कि किस तरीके से अब लेटर के बाद कार्रवाई होगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। हमने कभी संवैधानिक संस्थाओं पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, वो स्वतंत्र है और स्वतंत्र होकर काम करे। और जिस प्रकार से बागेश्वर में जनमानस उमड़ा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, 8 तारीख को जितने भी इनके पेट में मरोड़े हैं वो सारे के सारे मरोड़े शांत हो जाएंगे। और दूसरा, एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप बार-बार बीच में बोल रहे हैं। अरे मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ। अरे मरोड़ा तो सबसे पहले शांत, सबसे पहले करण मेहरा का मरोड़ा शांत कर लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला हूँ, ये सब बोली। ठीक है, वो आपके पेट में नहीं हो सकता, करण मेहरा जी के पेट में बहुत बड़ा मरोड़ा है। करण मेहरा जी के पेट में बहुत बड़ा मरोड़ा है। मैं दिव्य दर्शनी में आपके बीच में बोला। ठीक है संदीप जी, बहुत बड़ा मरोड़ा है करण मेहरा जी के। चर्चा का समय होते होते वो बागेश्वर में खत्म हो गया मरोड़ा, वो सारा मरोड़ा। ये देखो, जैसे मैंने बात करी मरोड़े की, संदीप चमोली जी के मरोड़ा उठ गया, यहीं पे उठ गया मरोड़ा। करण मेहरा के इतना बड़ा मरोड़ा है कि जिस प्रकार के बयान आके देखते हैं, कोई उनको मीडिया कवरेज नहीं देता है, तो मरोड़ा है ही, वो है ही मरोड़ा। दूसरी बात रही, राजीव शुक्ला जो बीसीसीआई का चेयरमैन बना, दूरदर्शन का एंकर था, हाँ राजीव शुक्ला तो पेड़ अकेडमी से निकले थे। राजीव शुक्ला पेड़ अकेडमी से निकले थे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से यहाँ पर हमने चर्चा की कि यहाँ पर जो काम हो रहा है उपचुनाव के लिए, प्रचार पहले ही थम चुका है, कल मतदान का वक्त है, और उससे पहले एक जो पत्र लिखा गया है चुनाव आयोग को, ये कहते हुए कि जो ऑब्जर्वर आए हैं उनकी तरफ से यहाँ पर धमकाने का प्रयास किया जा रहा है, उनको प्रताड़ना की जा रही है या फिर प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव आयोग की तरफ से इस पर क्या एक्सप्लेनेशन आता है और जो ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है उसमें कितनी सत्यता है। फिलहाल देखना होगा 8 तारीख को क्या नतीजे आते हैं और कल जनता किसके फैसले में जो है मत को सुरक्षित रखती है। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।